नमस्कार, जय हिंद साथियों। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले आप इस क्लास को लाइक कीजिए, उसके बाद में आप इस क्लास को शेयर कीजिए। आज हम जिला दर्शन में सीकर जिले की बात करने वाले हैं। पहले कुछ मैसेज आ रहे थे रिजल्ट को लेकर, तो निराश किसी को होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप शानदार तैयारी वापस कीजिए और जब तक प्रयास कीजिए तब तक आपको सफलता नहीं मिल जाए। और जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमेशा परिणाम को आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि यदि आज जो आप चाह रहे हो वो आप अभी हासिल नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है आने वाले समय में आप उससे ज्यादा प्राप्त करो। ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। और भगवान की जो मर्जी है वो यही होती है कि जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना ही मिलता है। तो बिल्कुल संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन और सभी को प्रणाम, राम राम जी। बिल्कुल, तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास को शेयर कीजिए और हम आगे की बात करते हैं। बिल्कुल शानदार प्रश्नोत्तरी की बात है। आज सीकर जिला दर्शन की आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा एग्जाम में प्रश्न सीकर से आते हैं, तो आज हम डिटेल से बात करेंगे कि कहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल सभी को नमस्ते। अनिता जी नमस्ते, अनिता पटेल, रिस्की जी, बिल्कुल सभी को, माया जी विश्नोई, जय हिंद। बिल्कुल सभी को जय हिंद, जय भारत। स्वरूप सिंह जी चौहान कह रहे हैं बाड़मेर पुलिस लाइन से प्रणाम। बिल्कुल आपको भी प्रणाम। और हिम्मत किसी को हारने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। आराम से आज सभी के कमेंट देखूंगा और सभी को आज क्वेश्चन पूछूंगा और सभी आप आंसर दोगे। उसी के आधार पर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः आप इस क्लास को शेयर कीजिए और जो भी लेट जुड़े हैं आप एक बार कमेंट शो होने चाहिए सभी के। जी बिल्कुल, कुचामन सिटी से प्रणाम, सभी को प्रणाम। इसके बाद आज हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। रिजल्ट को लेकर किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला प्रश्न आज का हमारा सीकर जिला दर्शन के अंदर कि सलमा सितारों के लिए, है ना, सलमा सितारों को लेकर एक गाना भी तो है ना, तो वो जो फेमस गाना है ना, इसी से संबंधित मान लो आप। सलमा सितारों के कार्य के लिए राज्य का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? अब यहां पर यदि हम बात करें सांगानेर, खंडेला, निमराना और राजगढ़ की, तो सांगानेर जो है जनरली वो कागज उद्योग और एक इसकी जो एक विशेष प्रिंट है वह प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट जो है प्रिंट से या प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर यदि हम सांगानेर की बात करें जो कि जयपुर में पड़ता है ना, एक सांगानेर जो है वो भिलवाड़ा में भी है। तो ये जो सांगानेर है वो जयपुर वाला सांगानेर है जो कागज उद्योग के लिए, हाथ से बने हुए कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ की एक प्रसिद्ध प्रिंट है जिसे सांगानेरी प्रिंट कहा जाता है। खंडेला की यदि हम बात करें तो खंडेला सीकर जो है वो सलमा सितारों के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ये भी एक कह सकते हैं इसको कि बंधेज से संबंधित ये कार्य है, एक डिजाइन से संबंधित ये कार्य है। और निमराना की यदि हम बात करें तो निमराना एक प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है जो कहां पर पड़ता है? अलवर में पड़ता है। और राजगढ़ की यदि हम बात करें तो राजगढ़ सीकर में है, राजगढ़ चूरू में है और राजगढ़ अलवर के अंदर भी है। जी बिल्कुल, तो सभी के कमेंट आ रहे हैं, शानदार। 2 नंबर सभी का आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल 2 नंबर खंडेला को सही मानते हुए हम आगे की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गोटा उद्योग के लिए जाना जाता है? तो हम गोटा के अंदर जो प्रकार पढ़ते हैं, जैसे मुकेश, किरण बागड़ा, इस तरह के जो हम नाम पढ़ते हैं इनके, तो ये जो गोटा उद्योग है ना, गोटा मतलब जो धागे को ऐसे लपेट के जो बड़ा किया जाता है, उसको समेट के जो रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? गोटा कहते हैं। तो इस तरह के उद्योग के लिए यदि हम बात करें तो सीकर का जो खंडेला क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। यदि हम फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर जो है कई नामों से जाना जाता है। सीकर का जो फतेहपुर है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इसे हम कह सकते हैं, आगे इससे संबंधित प्रश्न है वहां पर हम बात करेंगे, इससे संबंधित बहुत सारी फैक्ट हैं। बस्सी की बात करें तो बस्सी चित्तौड़गढ़ में है और बस्सी जयपुर में है। जयपुर की जो बस्सी है वहां पर सीमन बैंक स्थित है। वहां पर बस्सी की यदि हम बात करें तो और भी कई वहां पर प्रसिद्ध है, लेकिन यदि चित्तौड़गढ़ की बस्सी की यदि हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ का जो बस्सी है वो काष्ठ कला के लिए जाना जाता है, बेवाण और इस तरह के लिए जाना जाता है। और सांगानेर की अभी हम बात कर रहे थे, सांगानेर जो है वो भिलवाड़ा के अंदर भी है और सांगानेर जयपुर में भी है। जयपुर का सांगानेर ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पर हवाई अड्डा भी है, प्रिंट भी है, कागज उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आप क्लास को समय समय पर शेयर करते रहे। बिल्कुल
बिल्कुल बाड़मेर को शिक्षा नगरी बनाकर छोड़ेंगे, बिल्कुल सर का बहुत ही अभिन्न प्रयास है। और अब बाड़मेर जो है वो एक तरह से शिक्षा नगरी ही बन चुका है। इतनी शानदार क्लास आपको, इतने शानदार व्यवस्थाएं आपको यहाँ बाड़मेर में मिल रही है। अब इससे ज्यादा आप क्या चाहोगे भाई। मेरा खुद का जयपुर, जोधपुर सब जगह पढ़ाने का अनुभव रहा है, वहां से ज्यादा यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है। बाड़मेर में कितना खुला खुला मौसम है, कितना बढ़िया यहाँ पर सब कुछ रहता है और पढ़ाई का माहौल बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर, है ना। देवाराम जी सिया कह रहे हैं कि सर बाड़मेर को हम शिक्षा नगरी बनाकर छोड़ेंगे, तो बाड़मेर शिक्षा नगरी बन चुका है। बाड़मेर का जो शिक्षा में स्थान है वो कहीं ना कहीं जयपुर, जोधपुर से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ का शानदार रिजल्ट है। यहाँ के बच्चे बहुत ही पढ़ने में बहुत मेहनती हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं यहाँ के बच्चे। तो बिल्कुल शिक्षा नगरी बाड़मेर बन चुका है। बाड़मेर किसी से कम नहीं है। वेरा राम जी देवासी कह रहे हैं तो बिल्कुल हम किसी से कम नहीं और हमारा बाड़मेर भी किसी से कम नहीं। तो यहां पर हमने बात की खंडेला की, तो खंडेला जो है वो राजस्थान में गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करें, उत्तरी अरावली में स्थित सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करें तो देखो अरावली पर्वतमाला की यदि हम बात करें तो इस तरह का मैप बना लेते हैं पहले और शानदार तरीके से इसको डिटेल से समझते हैं। जिस प्रश्न की ज्यादा डिटेल होगी उसकी हम ज्यादा डिटेल लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी कोई ज्यादा डिटेल नहीं होती है, अब उनसे संबंधित बहुत सारी बातें ऐसे ही बनाए, लेकिन एग्जाम से रिलेटेड जो सीधा प्रश्न उठता है उसकी हम बात करते हैं। तो यहां पर जैसे बात करें हम दिल्ली की और यहां पर बात करें हम पालनपुर की, तो ये हो गया आपके दिल्ली और ये हो गया आपके पालनपुर गुजरात, है ना। अब इसके बीच में जो क्षेत्र फैला हुआ है, जैसे ये हम ले लेते हैं, ये तो पर्टिकुलरली राजस्थान के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र है, अरावली का क्षेत्र, तो ये राजस्थान की अरावली है। अब ये तीन भागों में इसको हम विभक्त कर सकते हैं। इस क्षेत्र को हम उत्तरी अरावली कह सकते हैं, इसको हम मध्य अरावली कह सकते हैं और इसको हम दक्षिण अरावली कह सकते हैं। तो इसको हम उत्तरी अरावली, इसको हम मध्य अरावली कह सकते हैं और ये है होगी आपके दक्षिण अरावली, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। इस तरह के जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो यहां से लेकर पालनपुर से यहां से दिल्ली से लेकर जो पालनपुर तक अरावली फैली हुई है, उस अरावली में यदि हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये हम उत्तरी क्षेत्र बता रहे हैं, ये दक्षिणी क्षेत्र बता रहे हैं। मध्य अरावली के अंदर अजमेर और अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो इसके अंदर जाना जाता है, जिसको हम जैसे टाडली, रावगढ़ जो क्षेत्र है वहां से लेकर यदि हम सांबर गैप की बात करें तो वो जो क्षेत्र है वो मध्य अरावली में आएगा। सांबर गैप से यदि हम खेतड़ी सिंगाना तक की बात करें तो वो जो क्षेत्र है वो उत्तरी अरावली में आएगा। और यदि टाटगढ़ से नीचे से लेकर हम माउंट आबू तक या गुजरात की सीमा तक जो हमारा राजस्थान का हिस्सा है वहां तक की यदि बात करें तो वो जो अरावली का हिस्सा है वो दक्षिणी अरावली के अंदर आएगा। अब यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है उत्तरी अरावली में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो यहां पर यदि हम तारागढ़ की बात करें तो ये जो तारागढ़ है ये अजमेर में पड़ता है, इसका मतलब ये मध्य अरावली की चोटी हो गई। गुरु शिखर की यदि हम बात करें तो ये सिरोही के अंदर पड़ता है, तो इसका मतलब ये दक्षिण अरावली का हिस्सा हो गया। और ये भी सिरोही के अंदर पड़ता है तो ये भी दक्षिणी अरावली का हिस्सा हो गया। और ये सीकर के अंदर पड़ता है, इसका मतलब ये उत्तरी अरावली के अंदर हो गया। तो अब यहां पर यदि हम इनसे संबंधित बात करें तो जैसे तारागढ़ की यदि हम बात करें तो 870 मीटर इनकी ऊंचाई है। इसके बाद गुरु शिखर की यदि हम बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद यदि हम शेर की बात करें तो 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसके बाद रघुनाथगढ़ की हम बात करें तो 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब ये जो चोटियां हमारे सामने आपको दिख रही है, ये जो है चोटियां, इनमें ये सभी अलग अलग क्षेत्रों में होने के कारण अपने आप में हर क्षेत्र में इनका वर्चस्व है। तो यदि हम तारागढ़ की बात करें तो ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। गुरु शिखर की यदि हम बात करें तो ये तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो है ही, लेकिन ये संपूर्ण अरावली की यदि हम बात करें तो संपूर्ण अरावली में भी ये सबसे ऊंची चोटी है। और कौन से जिले में पड़ती है? सिरोही जिले में पड़ती है। तो दूसरी ऊंची चोटी जो है वो कौन सी आएगी? वो आ जाएगी आपके 1597 मीटर शेर, और ये भी कहां है? सिरोही में। लेकिन यदि हम रघुनाथगढ़ की बात करें तो रघुनाथगढ़ जो है
वो सीकर जिले में पड़ती है। और अभी का जो हमारा ये प्रश्न था कि उत्तरी अरावली में स्थित सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, रघुनाथगढ़ हो जाएगी। और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 1055 मीटर हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपको ये जानकारी दी और आपका कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो गया होगा। जी बिल्कुल, सभी को प्रणाम। लगभग सभी का 4 नंबर आंसर आ रहा है। बिल्कुल, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्नों के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी और उसमें ये लिखा हुआ पूरी तरह से आपको यू का यू कंप्लीट मिलेगा। एक एक, हाँ बिल्कुल, मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। तो यहां पर आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है एकदम सही तरीके से क्लियर है और आपको ये क्लास खत्म होने के बाद भी इस क्लास को एक बार वापस देखना है और उसके बाद में आपको इस पीडीएफ को आराम से पढ़ना है। और चाहे तो आप अभी साथ साथ नोट्स बना सकते हैं और इसके बाद तो आपको नोट्स बनाने ही हैं। जी बिल्कुल, मैं भले यहाँ पर बहुत ही अच्छा पढ़ा दूं, लेकिन जब तक आप अपनी तैयारी को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपके ये क्लास मेरे हिसाब से कोई काम की नहीं है। तो क्लास बहुत शानदार चल रही है, आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको साथ में नोट्स भी बनाने हैं और एग्जाम के रिजल्ट को लेकर कभी कोई घबराने की बात नहीं है ना। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सीकर जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। तो यहां पर खनिज की बात हो रही है। भाई राजस्थान जो है वो खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं वो ज्यादातर खनिज जो है वो अधात्विक प्रकार के हैं, या हम उनको ऐसे कह सकते हैं कि वो बहुमूल्य धातु नहीं है। जैसे कि सोना है, कम पाया जाता है राजस्थान के अंदर। हीरे जवाहरात की हम बात करें तो वो भी कम पाया जाता है। तो ये जो बहुमूल्य धातुएं हैं ये राजस्थान के अंदर कम मिलती है, लेकिन फिर भी राजस्थान में यदि हम खनिजों के अकॉर्डिंग बात करें तो खनिज हमारे राजस्थान में बहुत पाए जाते हैं। तो उसमें से यदि हम सीकर जिले की बात करें तो कैल्साइट, तांबा, अभ्रक और जिप्सम। अब यहां पर यदि हम तांबा की बात करें तो सबसे ज्यादा जो तांबा है वो खेतड़ी झुंझुनू क्षेत्र में पाया जाता है। झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में तांबा जो है वो यहां पर पाया जाता है। अभ्रक, जिसे हम स्थानीय भाषा में भोडल भी कहते हैं, ये भीलवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है ना। इसी वजह से भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। यदि हम जिप्सम की बात करें तो जिप्सम बीकानेर, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर और इस तरीके से लगभग सभी क्षेत्रों में जिप्सम पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि हम ज्यादा की बात करें तो ज्यादा कहां पर पाया जाता है, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, यहाँ पर सबसे ज्यादा जिप्सम पाया जाता है। तो यहाँ पर कैल्साइट जो ऑप्शन होगा, 1 नंबर जो आपका आंसर आ रहा है वो किससे संबंधित हो जाएगा, वो सीकर से संबंधित हो जाएगा। जी बिल्कुल, जो भी लेट जुड़े हैं इस क्लास से, एक बार क्लास को आप लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ आपको समय समय पर क्लास शेयर करते रहना है। तो यहाँ पर आपको भी आनंद आएगा और मुझे तो आनंद पहले से ही आ रहा है। आपको इतना शानदार मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इतना शानदार कंटेंट आपके लिए लेके आया हूं। आप भी कितना मजे के साथ पढ़ रहे हो और कितना शानदार इसको आप आंसर दे रहे हो। तो जी बिल्कुल, सभी शानदार आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल, आप सभी का आंसर एक जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं। सीकर जिले में स्थित ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है। अब यहां पर जो है देखो 2 बात पूछी गई है। पहला तो पूछा गया है कि सीकर जिले में स्थित आपको स्थल बताना है। दूसरी बात यहां पर ताम्रयुगीन बताना है, मतलब जिसका संबंध ताम्रयुगीन समय से हो। जी बिल्कुल, तो यहां पर यदि हम बात करें, जैसे आहड़ की यदि हम बात करें तो आहड़ जो है वो कहां पर पड़ता है, उदयपुर के अंदर पड़ता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। यदि हम उदयपुर में स्थित आहड़ की बात करें तो यह भी एक ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है। यहां से भी तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं और इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है आपके ताम्रवती नगरी। उसके बाद यदि हम गणेश्वर की बात करें तो भाई गणेश्वर जो है यहां से सबसे ज्यादा अब तक हम बात करें कि तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, इसलिए हम इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो है वो किसे कहते हैं, हम गणेश्वर को कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा जो है वो तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, इतनी मात्रा में अन्य जगह से प्राप्त नहीं हुए हैं। और इनमें प्राप्त सबसे जो एक महत्वपूर्ण है वो है मछली पकड़ने का कांटा। उससे यह साबित होता है कि यहाँ के लोग जो है वो मांसाहारी भी थे,
मछलियां पकड़ते थे। और मछलियां पकड़ने का मतलब ये हुआ कि ये जो कांतली नदी है ये उस समय में कहीं ना कहीं बारहमासी नदी हुआ करती थी। भाई 12 महीने पानी होगा तभी तो उसमें मछलियां होगी, और मछलियां होगी तभी यहां मछलियां पकड़ी जाएगी। तो यहां पर जो वो तांबे का कांटा मिला है मछली पकड़ने का, उससे 2-3 चीजें पता चलती है। पहली बात तो यहां पर बहुत सारे उपकरण मिले हैं तांबे के। दूसरी बात यहां पर कि जो नदी है कांतली वो बारहमासी नदी थी, यहां पर कोई बांध था और यहां पर मछलियां पकड़ी जाती थी। और मछलियों से पता चला कि यहां के लोग मछली खाते थे, इसका मतलब मांसाहारी भी थे। खेतड़ी की यदि हम बात करें तो इसे ताम्र नगरी कहा जाता है। तो अब देखो यहां पर अलग अलग नाम है। ताम्रवती नगरी कहा जा रहा है इसको, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जा रहा है, और इसे सिर्फ ताम्र नगरी कहा जा रहा है। यहां पर यदि झुंझुनू भी ऑप्शन में होता तो उसे हम ताम्र जिला कह सकते थे, क्योंकि खेतड़ी जो है वो कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है झुंझुनू के अंदर। तो यहां पर जो ये प्रश्न पूछा गया है ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल जो है वो गणेश्वर जो है वो कहां पर पड़ेगा, सीकर में पड़ेगा। बाकी ये झुंझुनू में आएगा और ये उदयपुर में आएगा, बाकी है तीनों ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं कि 1987 में रूप कंवर सती कांड के कारण चर्चा में आया गांव है। तो यहां पर यदि हम बात करें, आजादी से पहले जो है सती प्रथा एक पूरी तरीके से समाज के अंदर व्याप्त थी, लोग उसको अपनी एक परंपरा का हिस्सा मानते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उनको ये लगा कि ये जो है एक कुरीति है, जबरदस्ती जो है वो महिलाओं को जलाया जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, और महिलाओं को अपने अधिकार जो है वो पता नहीं है, इस वजह से वो आवाज नहीं उठा पा रही है। लेकिन भारतीय समाज जो है, भारतीय समाज के लिए सती प्रथा क्या थी, एक परंपरा थी, एक रीति रिवाज था, एक हमारे धर्म का एक हिस्सा था। और हम इस तरह की जो प्रथाएं हैं उनको इतना जल्दी से त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अंग्रेजों ने समय समय पर कानून बनाया, और कानून बनाने के बाद में सती प्रथा के ऊपर उन्होंने रोक लगाने का कार्य किया। लेकिन यदि हम बात करें हमारे भारत देश की, तो हमारा देश जो है 1947 में आजाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हो गया। और संविधान जो है हम जानते हैं कि अंग्रेजों की परंपरा जो है उससे लिया गया बहुत सारा भाग है संविधान के अंदर। संविधान पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है 1935 के अधिनियम का पड़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेजों का जो इंटरफेयर है वो हमारे भारतीय संविधान में था, और जिन चीजों के ऊपर अंग्रेज बैन लगा के चले गए थे वो भारतीयों ने भी उनको क्या है, बैन माना। बिल्कुल, तो मैं आपको ये पूरी घटना आराम से आपको बता रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर हम बात करें 1987 के अंदर कि यहां के देवराला के जो एक व्यक्ति थे, देवराला कह दो इसको या देवराला कह दो, एक ही बात है ना, ये तो या तो इसको देवराला कह दो या देवराला कह दो, एक ही बात है। तो यहां के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था माल सिंह शेखावत, माल सिंह शेखावत। और माल सिंह शेखावत की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, रूप कंवर था। इस तरह की जो ये घटना है, इसके बाद लगभग ऐसा कहा जाता है कि आजादी के बाद जो है ये 29वीं घटना थी सती प्रथा की। क्योंकि हम भी जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ उस समय से लेकर कई सालों तक जो हमारे रीति रिवाज परंपराएं हैं, कहीं ना कहीं हम उनको छोड़ने के लिए विवश नहीं हुए। आज के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा रहती है, इस वजह से समाज में कहीं ना कहीं उसका जागरूकता का प्रभाव पड़ा है। लेकिन उस समय की यदि हम बात करें तो 1987 की यहां पर बात हो रही है। रूप कंवर जो है इसकी शादी 18 वर्ष की उम्र में हुई थी, और लगभग माल सिंह शेखावत की यदि हम बात करें तो शादी के 7-8 महीने बाद ही बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद में जो है रूप कंवर जो है वो इनके साथ सती हो गई। प्रारंभ में तो ये बात एक बिल्कुल नॉर्मल थी, लोगों ने इनका मंदिर बना दिया, इनकी पूजा करना शुरू कर दी कि भाई सती माता है, सती माता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सरकार को और जो एक पत्रकारिता के माध्यम से देश में जो एक माहौल बना उससे पता चला कि यार ये जो घटना है ये एक तरह से मर्डर है, ये सती प्रथा वाला मामला नहीं है। फिर इस मुद्दे की जांच करवाएगी, और जब इस मुद्दे की जांच हुई तो उस जांच में ऐसा पाया गया कि नहीं, ये जो सती हुई थी रूप कंवर ये अपने मन से नहीं हुई थी। तो फिर मन पे नहीं हुई तो क्या हुआ, फिर जांच बैठ गई और लगभग 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया कि इस घटना में कौन कौन लोग शामिल थे। क्योंकि सती प्रथा में ऐसा भी माना जाता है कि कुछ लोग मोटिवेट करने वाले भी होते हैं, वो इस काम को क्या करते हैं, एक तरह से मेवाड़ी में कहावत है कि लगती लाई में पूड़ो मेलनो। इसका मतलब पहले से आग जो जल रही है उसको क्या करना है, घी डाल के उसको ज्यादा प्रज्वलित करना। तो यहां पर क्या हुआ, मान लो माल सिंह जी की मृत्यु हो गई, अब ये खुद सती होना चाह रही नहीं चाह रही ये कौन जानता है।
लेकिन अगर मान लो उस समय की जो तत्कालीन ऐसी परिस्थितियां थी और परिस्थितियों के हिसाब से अपन माने कि इन्होंने क्या किया कि हो सकता है इनके ऊपर दबाव डाला गया हो, इस तरह की कोई घटना की गई हो, तो इस तरह की जो घटना है उस समय जो मुख्यमंत्री थे, यदि हम 1987 की बात करें तो इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। और हम जानते हैं कि 1987 के अंदर ही हरिदेव जोशी सरकार जो है उन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। तो यहां पर हरिदेव जोशी सरकार ने एक्शन लिया, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई सालों तक ये केस चलता रहा, सबूत गवाह आते रहे, इस पर डिबेट होती रही कोर्ट में और बाद में कुछ लोगों को सजा भी हुई। तो ये जो घटना है ये 1987 की है, रूप कंवर सती कांड की है और इनका संबंध जो है वो दिवराला गांव से है और वो दिवराला जो गांव है वो सीकर जिले में पड़ता है। और इसके बाद ये जो घटना हुई थी उसके बाद जो सती निवारण निरोध अधिनियम जो है, इसका मतलब ये है कि अभी यदि कोई व्यक्ति सती का महिमा मंडन करता है, सती किसी को सती होने के लिए प्रेरित करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये जो कानून था इस कानून को और भी सख्त किया गया कि अब कोई ऐसी घटना नहीं हो। तो ये हमारे राजस्थान में सती होने वाली अंतिम महिला थी। तो यहां पर पूरी तरीके से मेरे हिसाब से क्लियर है ये। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत का जन्म स्थल है। देखो इनका जो जन्म स्थल है वो कई कारणों से चर्चा में रहता है, इस वजह से हम इनके जो जन्म स्थल जो जगह है उनकी हम पूरी बात करेंगे। रेवासा की यदि बात करें तो रेवासा सीकर में है, श्री माधोपुर ये भी सीकर में है, फतेहपुर सीकर में है और खाचरियावास भी सीकर में है। अब यहां पर ये खाचरियावास जो है, यहां पर यदि हम बात करें तो खाचरियावास में हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती रतन शास्त्री। तो इनका जो ससुराल है हीरालाल जी का, ये कहां पर है? खाचरियावास में। तो हीरालाल शास्त्री जी का ससुराल कहां पर है? खाचरियावास में। अभी हम तत्कालीन सरकार की बात करें, एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, कौन क्या मंत्री है क्या नहीं है। तो प्रताप सिंह जी खाचरियावास जो अभी प्रेजेंट में मंत्री हैं, प्रताप सिंह जी खाचरियावास वो यहीं के रहने वाले हैं। भाई खाचरियावास कोई जाति नहीं है लेकिन ये जगह का नाम है। प्रताप सिंह जी जो है वो कहां के रहने वाले हैं? इसी खाचरियावास गांव के रहने वाले हैं। और अभी ये प्रेजेंट में कौन से मंत्री हैं? तो ये अभी प्रेजेंट में परिवहन मंत्री हैं। वर्तमान जो गहलोत सरकार है उसमें अभी इनको क्या पद है? ये अभी परिवहन मंत्री है। तो उपराष्ट्रपति भैरों सिंह जी शेखावत की यदि हम बात करें तो राजस्थान के लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे, उसके बाद में उपराष्ट्रपति भी ये रहे थे और लास्ट में इन्होंने चुनाव लड़ा था राष्ट्रपति के तौर पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के और इनके बीच में मुकाबला हुआ था। उस समय ये लगभग 3 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे। उसके बाद में इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं भैरों सिंह जी शेखावत की। राजस्थान के बाबोसा के नाम से इनको जाना जाता है। राजस्थान के बाबोसा काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, राजस्थान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जो भैरों सिंह जी शेखावत साहब हैं उनका जन्म स्थल कहां पर है या उनका जन्म जो है वो किस जिले में हुआ, किस जिले से उनका संबंध है, ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। तो खाचरियावास से संबंधित ये जो बातें थी बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। हीरालाल जी शास्त्री का यहाँ पर क्या है? ससुराल है। और यहाँ पर प्रताप सिंह जी खाचरियावास जो वर्तमान सरकार के अंदर मंत्री है, परिवहन मंत्री, उनका भी संबंध इस गांव से है और भैरों सिंह जी शेखावत का भी इनके साथ है। जी बिल्कुल। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। पुरातात्विक स्थल गुरारा से प्राप्त सिक्के की संख्या है। अब यहां पर यदि हम सिक्कों की संख्या की बात करें तो 2744, 1444, 1070 और 4850। ये जितने भी आंकड़े दे रखे हैं, चारों ऑप्शन के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कहीं ना कहीं एग्जाम से रिलेटेड है, राजस्थान से कहीं ना कहीं इनका रिलेशन है। तो यहां पर यदि हम देखें 2744 जो है ये पंचमार के सिक्के हैं। पंचमार के सिक्कों की यदि हम बात करें तो जो चांदी से निर्मित सिक्के हैं जिनके ऊपर 5 प्रकार के यदि कोई चिन्ह बने हुए हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? पंचमार के सिक्के कह सकते हैं। यदि हम 1444 की बात करें तो ये रणकपुर से संबंधित है। रणकपुर के जैन मंदिरों में
खंभों की संख्या, खंभों की संख्या। एग्जाम में इस तरह के ऑप्शन क्यों आते हैं? क्योंकि हमने पढ़ रखा है पहले से, ये सारे आंकड़े हमें पता है, लेकिन हम यहां पर कंफ्यूज होंगे, ये बात फाइनल है। क्यों? क्योंकि हमें परफेक्ट ये नहीं पता है कि यहां पर 1444 क्या है, 1070 क्या है, 4850 क्या है और यहां पर 2744 क्या है। तो अगर इस तरीके से हम यदि एक एक ऑप्शन के बारे में जानकारी रखते हैं तो तब तो हमारे क्वेश्चन गलत होने का कोई सवाल ही नहीं होता। 1070 की यदि हम बात करें तो रेडक्लिफ रेखा जो है, रेडक्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई, तो यदि हम रेडक्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के अंदर है, तो यहां पर इनके बीच में जो स्थित है वो राजस्थान में कितनी लंबाई रखती है, मतलब राजस्थान का जो बॉर्डर है, हम बात करें हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से और जो कि भागलपुर शाहबाद बाड़मेर तक जो क्षेत्र आता है, वहां तक जो क्षेत्र है वो 1070 किलोमीटर है। और 4850 की यदि हम बात करें तो राजस्थान की जो अंतरराज्य सीमा है, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लग रही है, वो सीमा जो है वो टोटल कितनी है, वो है 4850। तो यहां पर यदि हम बात करें 2744, तो वो प्राप्त हुए आपके गुरारा से। बहुत ही बड़ी संख्या में यहां से सिक्के प्राप्त हुए हैं और ये जो सिक्के हैं ये पंचमार्क सिक्के हैं। और यहां पर जो ये गुरारा है ये कहां पर है, सीकर में है। एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आया हुआ है कि गुरारा स्थल जहां से 2744 सिक्के प्राप्त हुए हैं किस जिले में स्थित हैं। अब चूंकि हम सीकर जिला पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पर यदि मैं ऑप्शन में पहले ऐसा प्रश्न देता तो आप अभी तुरंत आंसर देते सीकर सीकर सीकर, लेकिन जो प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा जाता है उस प्रकार के यदि हम प्रश्न तैयार करते हैं तो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सीकर जिले में या सीकर जिले का जो बलेखण गांव है वो किस पशु की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। अब यहां पर यदि हम बात करें तो राजस्थान के अंदर बहुत सारे क्षेत्र के बहुत सारे जगह जो है वो बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। यहां पर यदि हम बलेखण गांव की बात करें तो ये बलेखण गांव कहां है, पहली बात तो ये पड़ता है सीकर में। अब यहां पर हम बात करें वरुण गांव की, वरुण गांव ये कहां पर है, नागौर के अंदर है। तो जो नागौर का वरुण गांव है वो भी अपनी बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो वरुण गांव की जो बकरियां हैं वो प्रसिद्ध है। अब यहां पर यदि हम बात करें तो भेड़ प्रजनन केंद्र की बात करें, भेड़ अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये है आपके सीकर के अंदर, फतेहपुर के अंदर। तो यहां पर इसका मतलब भेड़ों का संबंध भी सीकर से है। बकरी की बात करें तो बकरी का संबंध भी है। गाय की बात करें, ऊंट की बात करें तो इनका संबंध सीकर से नहीं है, क्योंकि गाय हम जानते हैं कि उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऊंट की यदि बात करें तो हम ऊंट सबसे ज्यादा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर की तरफ पाए जाते हैं। बकरी की बात करें तो सबसे ज्यादा बाड़मेर में पाई जाती है। भेड़ भी है, बाड़मेर पाई जाती है। लेकिन ये जो बलेखण गांव है वो किससे संबंधित है, वो आपके बकरी से संबंधित है। और यहां पर यदि हम बकरी की बात करें तो जो बकरी से संबंधित ये क्षेत्र है इसकी क्या क्या विशेषता है, बलेखण गांव की क्या क्या विशेषता है, यहां पर हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो बकरी है ये किस नस्ल की है, इसे शेखावाटी नस्ल की कहा जाता है, शेखावाटी नस्ल कहा जाता है। दूसरी बात यदि हम इसकी बात करें तो बिना सींग वाली बकरी, बिना सींग वाली बकरी। अब बिना सींग वाली जो बकरी है तो इसको कोई विकसित करता हो सकता है, बाकी नेचुरल जो बकरियां होती उनके छोटे छोटे सींग होते हैं। तो यहां पर यदि हम बात करें, इसे काजरी ने विकसित किया। काजरी जो है जोधपुर में है, काजरी ने विकसित किया। तो यहां पर हमने इस छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ी बात इसको बना दी। और बकरियों से संबंधित हम सभी जानते हैं कि उनके मांस को चेवनी कहते हैं, है ना। और भी बकरी को भी राजस्थान में कई नामों से जाना जाता है, चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है, उसे गरीब की गाय कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम जो है वो यहाँ पर बकरी से संबंधित है। तो यहाँ पर हम बलेखण गांव की जो बात कर रहे हैं तो बलेखण गांव जो है वो बकरियों के लिए प्रसिद्ध है।
बकरी जो है ये एक विशेष प्रकार की बकरी है जिसका नाम शेखावाटी नस्ल इसको कहा जाता है। बिना सींग वाली ये बकरी है और काजरी के वैज्ञानिकों ने इस बकरी को विकसित किया था। तो ये जो बात है शानदार तरीके से आपके पूरी तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं, राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवी का है। बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न जो है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि किस लोक देवी के यहाँ पर प्रसाद के तौर पर आपको शराब का जो है वो चरणामृत दिया जाता है, किस देवी के यहाँ 2.5 प्याले शराब चढ़ाने का रिवाज है ना, किस लोक देवी का जो गीत है वो राजस्थानी साहित्य में सबसे बड़ा माना जाता है। तो यहाँ इस तरीके के बहुत सारे फैक्ट है। तो यहाँ पर यदि हम करणी माता की बात करें तो देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है और करणी माता जो है जो उदयपुर में स्थित रोपवे है, मनसा माता जो है वहां पर उनको भी करणी माता कहा जाता है। शीतला माता की बात करें तो ये चाकसू के अंदर स्थित है। हमने जयपुर जिला दर्शन के अंतर्गत शीतला माता के संबंध में पूरी जानकारी ली कि गधा इनकी सवारी है, चेचा की इनको देवी कहा जाता है और सवाई माधो सिंह जी जो है वो इनको आराध्य देवी मानते थे और उन्होंने चाकसू में इनका मंदिर बनवाया। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आंसर आ रहा है वो झीण माता का आ रहा है। तो बिल्कुल तो झीण माता जो है वो सीकर की सबसे लोकप्रिय देवी। तो पहली बात तो यह है कि जो झीण माता है उसकी मान्यता राजस्थान में ही नहीं अपितु लगभग पूरे भारत में है। लेकिन यहां पर यदि हम सीकर जिले की बात करें तो सीकर जिले के अंदर जो ये झीण माता का मंदिर है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है यहां पर, और यहां पर सबसे ज्यादा झीण माता की मान्यता है। तो यहां पर यदि हम झीण माता से संबंधित बात करें तो पहली बात तो इनसे संबंधित ये आ गई कि राजस्थानी साहित्य के अंदर इनका जो गीत है वो सबसे बड़ा माना जाता है। इसके अलावा भी यदि हम झीण माता की बात करें तो झीण माता जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवी यहां पर है। जी बिल्कुल, सभी के जो कमेंट हैं लगभग वो सभी के सी आ रहे हैं, रेवासा सीकर की सभी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो रेवासा सीकर के अंदर जो है वो इस माता का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध ये मंदिर है। और यहां पर यदि हम बात करें तो झीण माता जो है 2.5 प्याला, तो 2 सही 1/2 कर देते हैं, 2.5 प्याला शराब चढ़ाने का रिवाज। यहां पर 2.5 प्याला जो है वो शराब चढ़ाने का रिवाज है। क्योंकि भारत में बलि प्रथा पर रोक लगाई जाती है, इस वजह से यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर प्रतीकात्मक बलि दी जाती है। प्रतीकात्मक बलि दी जाती है। प्रतीकात्मक बलि का मतलब क्या हो रहा है कि जिस तरीके से हम बात करते हैं कि जैसे घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में जो मुंडन करवाया जाता है, कान केस देने की इस तरह की जो परंपरा है, जैसे कोई बच्चा छोटा है तो उसके थोड़े से बाल काट लिए जाते हैं और वो प्रतीकात्मक क्या हो जाता है, एक तरीके से उनको क्या माना जाता है, मुंडन ही माना जाता है। एक तरीके से उनको ये मान लिया जाता है कि भाई एक तरीके से ये रस्म जो है वो पूरी हो गई। तो यहां पर यदि हम बात करें कि प्रतीकात्मक बलि जो है, जैसे कि बकरे की यहां पर बलि दी जा रही है तो हल्का सा कान जो है उसको थोड़ा सा कट लगा के उनको जिंदा छोड़ दिया जाएगा। ये नहीं कि पूरी तरीके से उसकी गर्दन उड़ा दी गई और माता के चढ़ाने के नाम पर क्या है, पशु बलि दी गई और पशुओं के साथ अत्याचार किया गया है। बिल्कुल यहां पर बात करें 2.5 प्याला शराब जो है वो यहां पर भी रिवाज है। बिल्कुल यहां पर भी रिवाज है, बिल्कुल यहां पर रिवाज है। और शीतला माता की यदि बात करें तो शीतला माता जो है वहां पर इस तरीके का नहीं होता है। शीला माता की यदि हम बात करें तो वहां पर 2.5 प्याला शराब चढ़ाई भी जाती है और वहां पर चरणामृत के नाम पर जो है वो क्या दिया जाता है, वो आपको आपके मांगने पर ही दिया जाएगा, जबरदस्ती आपको वहां पर नहीं परोसा जाएगा कि आपने जाते ही कुछ बोला ही नहीं और आपको लाके वो प्रसाद के रूप में दे दिया, नहीं। तो यहां पर भी हम है इस तरीके की मान्यता मान सकते हैं झीण माता की। तो झीण माता जो है सबसे फेमस जो इनका प्रश्न है वो तो यही है, साहित्य के अंदर सबसे लंबा लोकगीत इनका माना जाता है और इनके भाई जो हैं वो हर्ष माने जाते हैं। बिल्कुल मीना जी बेनीवाल बाड़मेर से कमेंट कर रहे हैं कि इनके जो भाई हैं वो हर्ष भैरवनाथ माने जाते हैं। हर्ष की पहाड़ी शिखर पर उनका मंदिर है। जी बिल्कुल। और शीला माता की बात करें तो वो आमेर में है। बिल्कुल शराब दी जाती है, नहीं दी जाती, यहाँ पर शराब नहीं दी जाती है, वो तो जब आप चरणामृत मांगते हो तभी आपको दी जाती है। अब बात आती है मेले की।
तो एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो है पहले सीधा पूछा जाता था कि किस महीने में इनका मेला भरता है, लेकिन अब इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं कि इनका जो मेला है वो कितनी बार भरता है, वर्ष में 2 बार भरता है। आगे एक प्रश्न भी लिया है मैंने, वर्ष में इनका मेला कितनी बार भरता है, क्योंकि सीधा प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो एग्जाम में हो सकता है कि आपको सीधा प्रश्न आ जाए, लेकिन घुमा के पूछा जा रहा है। तो यहां पर हमें सोचने की जरूरत है कि यदि वर्ष में 2 बार मेला भर रहा है तो वो किस किस समय भर रहा है। तो अधिकतर माता जो है, अधिकतर जो लोक देवियां हैं, उनका मेला यदि वर्ष में 2 बार भर रहा है तो कंफर्म है कि वो नवरात्र के समय में वो मेला भरता होगा, जो चैत्र और आश्विन महीने में आती है। तो यहां पर हमने क्लियर किया कि जीर्ण माता से संबंधित क्या क्या फैक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, किस जिले की सीमा सीकर जिले को स्पर्श नहीं करती है। अब यहां पर हम एक राजस्थान का मैप बनाते हैं। यहां पर यदि हम राजस्थान के मैप की बात करें तो जैसे कि कल हम बात कर रहे थे, यह है जयपुर, यह है सीकर और इसके ऊपर पड़ेगा झुंझुनू और यह क्षेत्र आ जाएगा आपके नागौर का। लेकिन यह क्षेत्र कौन सा आएगा, अलवर का। तो यहां पर हम इसको डिनोट करते हैं, यह है झुंझुनू, झुंझुनू, यह जयपुर, यह अलवर, ये नागौर, ये नागौर और ये सीकर। तो मैप से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यहां पर जो अलवर ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन जो है वो क्या है, अलग ऑप्शन है, बाकी जिलों की सीमा लगती है। अब इस तरीके के जो प्रश्न है वो एग्जाम में आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। वो कैसे पूछे जा रहे हैं कि यहां पर डॉट लगा दिया जाता है और डॉट के माध्यम से आपको पूछा जाता है, क्रम दे दिया, जैसे ए बी सी डी इस तरह का दे दिया और पूछा गया कि बी जो है वो किस जिले को प्रेजेंट कर रहा है, या इन जिलों को आप क्रम से जमाइए। जी बिल्कुल, तो अलवर जो है वो इस तरफ पड़ेगा, इसका मतलब इसके बीच में जो है वो क्या आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा। तो इसकी सीमा सीकर के साथ नहीं लगेगी। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, राज्य का प्रथम कृषि अनुसंधान केंद्र वह होहोबा अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर स्थित है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यदि सूरतगढ़ की बात करें तो यहां पर यांत्रिक कृषि फार्म स्थित है, यांत्रिक कृषि फार्म जो एशिया का सबसे बड़ा है। तो यदि एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म आपको पूछा जा रहा है तो वो कहां पर है, वो सूरतगढ़ में है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, अनुसंधान केंद्र पूछ रहा है। तो अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर आ जाएगा, फतेहपुर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये राज्य का पहला पूछ रहा है। यदि हम धोइंदा की बात करें तो ये राजसमंद के अंदर पड़ता है, और रिठोला की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। और यहां पर यदि हम बात करें धोइंदा और रिठोला की, तो धोइंदा जो है वो राजसमंद में आर के हॉस्पिटल के नजदीक पड़ता है। आर के जो टायर फैक्ट्री है वो इसके निकट पड़ती है। और यहां पर भी क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र है। लेकिन यहां पर क्या पूछा जा रहा है प्रश्न, राज्य का प्रथम पूछा जा रहा है। रिठोला जो चित्तौड़ में है, यहां पर भी कृषि विज्ञान केंद्र है, जहां पर कृषि से संबंधित किसानों को समय समय पर सेमिनार लगा के जानकारी दी जाती है। वहां पर नई किस्मों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। लेकिन यहां पर जो पहला पूछा गया है, प्रथम पूछा गया है, इसके हिसाब से हम फतेहपुर आंसर देंगे। बाकी अगर इस प्रकार का प्रश्न होता है कि निम्न में से कहां पर अनुसंधान केंद्र नहीं है, तो यहां पर 3 जगह तो अनुसंधान केंद्र हो जाता। सूरतगढ़ में अनुसंधान केंद्र नहीं है, यहां पर यांत्रिक कृषि फार्म है। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, सीकर जिले को किस भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है। अब देखो, मैं वहां पर बात कर रहा था झुंझुनू की, तो यहां पर बिल्कुल फतेहपुर सीकर को धनपतियों का नगर भी कहा जाता है। इससे संबंधित आगे एक प्रश्न है, वहां पर हम फतेहपुर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, है ना। रिस्की जी जो ये कह रहे हैं कि फतेहपुर सीकर को धनपतियों का नगर कहा जाता है, बिल्कुल। अब यहां पर हम सेठों के नगर की भी बात करेंगे कि सेठों का नगर या सेठों का कस्बा जो है वो किसको कहा जाता है। तो सीकर के जो लोग हैं वो ज्यादा धनी है। हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर मारवाड़ी और शेखावटी के जो लोग हैं वो सबसे पहले व्यापार करने के लिए बाहरी क्षेत्रों में गए और काफी धनवान ये लोग हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सीकर जिले के भौगोलिक उपनाम की। तो यहां पर यदि हम ताम्र जिले की बात करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा। ताम्र जिला जो है वो कौन सा हो जाएगा, झुंझुनू। ताम्र नगरी की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू।
और इसके बाद में शेखावटी का हृदय स्थल की यदि बात करें तो ये नाम किसका है, ये सीकर का है। शेखावटी का जो सिरमौर है वो झुंझुनू को कहा जाता है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि बात करें, एग्जाम में इस तरीके का यदि प्रश्न पूछा जाता है कि ताम्र नगरी किसको कहा जाता है, ताम्रवती नगरी किसको कहा जाता है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है, ताम्र जिला किसको कहा जाता है, तो इन सभी के ऑप्शन जो है वो अलग अलग होंगे। बिल्कुल सबसे ज्यादा जो है वो 3 नंबर आंसर आ रहा है। बिल्कुल सभी शानदार आंसर आप दे रहे हो। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं, सीकर जिले का जिला शुभंकर क्या है। तो यहां पर जो शुभंकर है उसकी मैंने आपको बताया कि यदि उस जिले से संबंधित कोई ऐसा पशु पक्षी है जो एक अलग विशेषता रखता है, जो अन्य जिलों में कम पाया जाता है, उस जिले में ज्यादा पाया जाता है, तो वो क्या माना जाएगा, उसका शुभंकर माना जाएगा। एक बार देखा आप सभी हाजिरी लगाइए कि कितने जने अभी जो है लाइव और एक्टिव चल रहे हैं ना, जो बराबर आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल एक बार थम्स अप कीजिए आप सभी और इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ आप शेयर कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखें एक बार थम्स अप कीजिए, देखें हाँ ये बात, क्या बात है, क्या बात है। शाहीन आंसर आ रहा है सभी का, शाहीन आंसर आ रहा है, 1 नंबर आंसर आ रहा है। जी बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। माया जी बिश्नोई, बाईसा हुकम, बलेश कुमार जी, देव की लाडली, सभी ने थम्स अप कर दिया है, राम राम भी कर दिया है। इसका मतलब आनंद के साथ में क्लास चल रही है और आंसर भी सभी शाहीन दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर यदि हम शाहीन की बात करें तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, शाहीन हो जाएगा। गागरोनी तोते की यदि हम बात करें तो ये झालावाड़ जो जिला है उसका शुभंकर है। मोर की यदि हम बात करें तो ये भीलवाड़ा का शुभंकर है। और यदि हम काला तितर की बात करें तो ये झुंझुनू जिले का शुभंकर है। और शाहीन की यदि बात करें तो ये सीकर का है। अब यहां पर यदि कृष्ण मृग होता तो कृष्ण मृग हम क्या कर देते, चूरू कर देते। ये बिल्कुल शाहीन बाग जो है छोटा बाज की तरह होता है। बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए इससे संबंधित कि ये क्या होता है तो गूगल पे सर्च कीजिए। आप सभी के पास एंड्रॉइड फोन है, उस पर आप सर्च कीजिए अभी कि शाहीन क्या होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी नहीं करना है, क्लास के बाद में आपको करना है। अभी तो आपको आराम से क्लास देखनी है शानदार तरीके से और अपनी तैयारी को परखना है। बहुत तैयारी आपने कर ली है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आपने किताबें बहुत पढ़ ली, लेकिन अगर इस तरीके के प्रश्नों पर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपकी तैयारी अधूरी है। यदि आप इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही हम नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो बिल्कुल आप सभी को क्लियर है, गागरोनी तोता, मोर, काला तीतर वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देश का प्रथम सप्त गो माता मंदिर स्थित है। यहां पर पूछा जा रहा है देश का प्रथम, है ना। तो ये देश का नहीं है, ये राज्य का है। यहां पर हम इसको राज्य का कह सकते हैं। इस प्रकार के 4 गौ माता मंदिर हैं। ये हमारे यहां पर राज्य में पहला है और देश में चौथे नंबर का है। विश्व में इस प्रकार के मंदिरों की बहुत कमी है। गौ माता का मतलब आप सभी समझ रहे हो, है ना, गाय से संबंधित है। तो यहां पर यदि हम रानीवाड़ा की बात करें, रेवासा की बात करें, पिंजरापोल की बात करें या सांचौर की बात करें, इन चारों फैक्ट का जो है वो इनसे कहीं ना कहीं लेना देना है। रानीवाड़ा की यदि हम बात करें तो यहां पर क्या है, सबसे बड़ी डेयरी है, सबसे बड़ी डेयरी। अब इससे संबंधित इस तरीके से जब फैक्ट आते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहां पर सप्त गौ माता मंदिर पूछा जा रहा है तो सीकर जिले का कौन सा क्षेत्र है, रेवासा। पिंजरापोल जो है वो कहां पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। और यहां पर बहुत ही बड़ी गौशाला है, तो ये क्षेत्र जो है गौशाला के नाम से प्रसिद्ध है। और पिंजरापोल गौशाला संघ भी यहां पर बना हुआ है। सांचौर की यदि हम बात करें तो सांचौर में स्थित जो पंथ मेड़ा है, पंथ मेड़ा, जहां पर हमने बात की राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय वहां पर स्थापित है। गोमूत्र रिफाइनरी भी वहां पर स्थापित है। जी बिल्कुल। तो यहां पर हमने बात कर ली, रेवासा जो है वो यहां पर सप्त गौ माता मंदिर स्थित है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लोक देवता डूंगर जी जवार जी का संबंध सीकर जिले के किस क्षेत्र से है। बिल्कुल, तो आप यहां पर कमेंट कीजिए कि किस क्षेत्र से इनका संबंध है।
बिल्कुल, राज्य का पहला है और देश का चौथा है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि राज्य का तो प्रथम है और देश का चौथा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा डूंगर जी जवाहर जी से है ना। शेखावाटी के प्रसिद्ध लोक देवता माने जाते हैं, बहुत ही शानदार इनका काम है। अभी मैं आपको इनके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे ज्यादा जो आंसर आ रहा है वो 3 नंबर आंसर आ रहा है। बिल्कुल, तो बठोट पाटौदा की यदि हम बात करें तो डूंग जी जवाहर जी वो हैं जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, नसीराबाद छावनी को तक लूट लिया था। और इस लूट की गूंज इतनी हुई कि इंग्लैंड की संसद में भी इस प्रकार की चर्चा की गई कि भाई ये 2 आदमी कौन है जो यहां पर इतना इन्होंने उद्यम मचा रखा है। तो ये जो लोक देवता हैं डूंगर जी जवाहर जी, ये क्या करते थे कि रामगढ़ की यदि हम बात करें तो रामगढ़ जो है उसे सेठों का कस्बा और सेठों का नगर कहा जाता है। वहां के जो सेठ हैं गरीबों को परेशान किया करते थे और वहां से गरीबों को क्या करते थे, उनका शोषण करके उनसे धन कमाते थे और उसके बाद में उस धन का दुरुपयोग करते थे। डूंग जी जवाहर जी क्या करते थे, वहां से रामगढ़ के सेठों को लूटते थे और धनवान लोगों को लूटकर उनका जो धन होता था वो गरीबों के अंदर बांट दिया करते थे। तो गरीब तो इनसे खुश और अमीर इनसे दुखी। दूसरी बात, अंग्रेज इनसे परेशान, अंग्रेजों की छावनियों को लूट लिया इन्होंने डूंग जी जवाहर जी, और बहुत ही खतरनाक आदमी है शेखावाटी के अंदर। और इस प्रकार के जब इन्होंने काम किए, जब गरीबों की इन्होंने सेवा की, गरीबों को जब इन्होंने धन दिया तो गरीबों के क्या बन गए, मसीहा बन गए ये। और गरीब जो है, जो एक तरह से मिडिल क्लास के लोग थे, वो इनको क्या मानने लगे, लोक देवता की मान्यता इनको दे दी और शेखावाटी में ये लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। और यहां पर यदि हम बात करें सीकर जिले की तो बठोट पाटौदास का इनका संबंध था, ये यहाँ के रहने वाले थे। तो ये बात की हमने डूंग जी जवाहर जी के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं, सीकर जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल नहीं है। अब देखो यहां पर सभ्यता स्थल पूछा जा रहा है, पुरातात्विक स्थल पूछा जा रहा है। जी बिल्कुल, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी को लूटा था। 1857 की क्रांति के बहुत बड़े नायक के रूप में ये उभरे थे। जी बिल्कुल, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से मजे मजे के साथ क्लास चल रही है। एक बार आप क्लास को शेयर कीजिए, बिल्कुल मैं आपको सारी जानकारी यहां पर देने वाला हूं। तो सीकर जिले की हम यहां पर बात कर रहे हैं। सीकर जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल की यदि बात करें तो गुहाला जो है ये एक यहां पर पुरातात्विक स्थल है। गणेश्वर की अभी हम बात कर रहे थे, गुरारा की भी हम बात कर रहे थे। गुरारा जो है वहां से 2744 पंचमार्क सिक्के मिले हैं, पंचमार्क सिक्के मिले। इसके बाद में गणेश्वर जो है ताम्रवती जो ताम्रयुगीन जो सभ्यता है उन सभी की इनको क्या माना जा रहा है, जननी। और गुहाला जो है ये एक पुरातात्विक स्थल है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि सभ्यता स्थलों की जहां पर बात की जाती है तो वहां पर सिर्फ सभ्यता स्थल ही होते हैं। और कुछ जो बड़ी सभ्यता है जैसे कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, और इस प्रकार की सभ्यताओं के बारे में डिटेल भी है। तो यहां से कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ, इस वजह से इसे पुरातात्विक स्थल घोषित कर दिया। अब यहां पर यदि हम सुनारी की बात करें तो सुनारी कहां पर है, झुंझुनू के अंदर है। इस वजह से यदि हम बात करें तो ये सीकर में नहीं है, तो ये जो सुमेलित है यहां पर ये स्थल इससे संबंधित नहीं होगा। तो यहां पर करेक्ट है आपको। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं, निम्न में से असुमेलित को छांटिए। अब यहां पर असुमेलित को छांटना है। यहां पर जो प्रसिद्ध हवेलियां हैं वो सीकर जिले से संबंधित है, लेकिन यहां पर यदि कोई अलग है तो यहां पर हमें इसको छांटना है। पंसारियों की हवेली जो है वो श्री माधोपुर में है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है तो इसको आप अंडरलाइन कर लें। सालिम सिंह की हवेली, राठियों की हवेली, बैजनाथ रुइया की हवेली। तो बैजनाथ रुइया की जो हवेली है वो बिल्कुल रामगढ़ में है। अभी मैं बता रहा था आपको कि रामगढ़ के जो सेठ थे वो सबसे ज्यादा धनवान थे और डूंग जी जवाहर जी जो है उनको लूट के पैसा जो है गरीबों में बांट दिया करते थे। राठियों की हवेली की बात करें तो वो लक्ष्मणगढ़ में है, और सालिम सिंह की हवेली की बात करें तो वो सीकर में नहीं है। सालिम सिंह की हवेली जो है वो कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर में है। देखे कितने जनों ने आंसर दिया, बिल्कुल हाँ, सालिम सिंह की जैसलमेर है। सरोज जी कुमावत कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। मेघवा राम जी कह रहे हैं सालिम सिंह हवेली जैसलमेर, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर जैसलमेर जो ऑप्शन होगा वो एक तरीके से असुमेलित हो जाएगा, अलग ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर हम बात करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई पक्षी एमू के पालन के लिए प्रसिद्ध सीकर जिले का गांव है। देखो विदेश के अंदर कुछ ऐसे पक्षी पाए जाते हैं जिनकी जलवायु हमारे क्षेत्र से मिलती जुलती तो है, लेकिन वो पक्षी हमारे यहाँ पर नहीं पाए जाते। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको यहां पर एक तरीके से उनके अनुकूल निवास देने का प्रयास कर रहे हैं। तो एमू जो है वो एक ऑस्ट्रेलियाई पक्षी है, बहुत ही प्रसिद्ध पक्षी है, वहां पर उसकी बहुत अच्छी मान्यता है। हमारे राजस्थान में भी चूंकि हम जानते हैं कि साइबेरिया क्रेन जब रूस से आ जाते हैं तो बहुत सारे विदेशी जो है वो पक्षी हमारे भारत में आते हैं। भारत में हमारे राजस्थान की जलवायु जो है वो उनको अनुकूल लगती है। तो जो ये एमू पक्षी है, इस एमू पक्षी के संरक्षण के लिए क्या किया गया कि किरडोली गांव जो है सीकर के अंदर, यहां पर जो है इसका संरक्षण किया जा रहा है। यहां पर जो है ये गांव एमू पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। एक तरीके से यदि हम एमू पक्षी की बात करें तो राजस्थान का जो किरडोली गांव है जो सीकर जिले से संबंध रखता है वो यहां पर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह सीकर जिले की सीमा किस राज्य के साथ लगती है। बिल्कुल सही, शानदार प्रश्न है। हरियाणा के साथ, पंजाब के साथ, दिल्ली के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। इसी तरीके का एक प्रश्न जो है वो कल हमने अलवर के संबंध में पढ़ा था कि भाई यहां पर जो दिल्ली है वो दिल्ली क्या है, एक राज्य नहीं होके एनसीआर क्षेत्र है ना। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रूरल क्षेत्र इसको माना जाता है। तो यहां पर राज्यों में यदि हम बात करें तो हरियाणा यहां पर हो जाएगा। हरियाणा के साथ में सीकर की सीमा लगती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा मंदिर सीकर जिले में नहीं है। देखो ये बहुत ही शानदार है कि इस तरीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक से अधिक प्रश्नों को एक साथ कवर करने के लिए पूछे जाते हैं। पिछले एग्जामों में यदि हम बात करें 2010 से पहले जो एग्जाम होते थे, सीधा प्रश्न आता था महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। अब इस तरीके के प्रश्न जो है वो एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं क्योंकि कंपटीशन लेवल टफ हो गया है। अभी राजस्थान पुलिस का हाल ही में रिजल्ट आया है, आप सभी ने देखा होगा कि कट ऑफ जो है वो हाई रहने लग गई। उसका मतलब ये हुआ कि सभी तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से एग्जामिनर ने क्या किया, थोड़ा पैटर्न को बदलने का प्रयास किया और इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं वो इस तरीके के पैटर्न को बदलते हैं। तो जैसे खाटू श्याम जी की बात करें, हर्ष भैरवनाथ जी की बात करें, तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि भाई ये सीकर में है, लेकिन हो सकता है आप गंगा माता का मंदिर और नारायण देवी का, ये नारायणी माता का जो मंदिर है, इसको लेकर आप कंफ्यूज हो जाओ। तो खाटू श्याम जी की यदि हम बात करें तो ये खाटू ग्राम के अंदर है। और यदि हम खाटू श्याम जी की बात करें तो यहां पर खाटू श्याम जी के शीश की पूजा की जाती है, शीश की पूजा। और इनका जो मेला है वो फाल्गुन महीने में और कार्तिक महीने में मेला लगता है। अभी हम बात करें तो फाल्गुन महीना चल रहा है, तो 11 से लेकर 13 तक इनका मेला भरता है। तो खाटू श्याम जी जो है वो कहां पर इनका मेला है, खाटू ग्राम में है। शीश की इनकी यहां पर पूजा होती है और इनके बारे में एक प्रसिद्ध वक्तव्य भी है, हारे का सारा खाटू श्याम हमारा। तो यहां पर हम बात करें खाटू श्याम की। हर्ष भैरवनाथ की बात करें तो ये जीण माता के भाई हैं। हर्ष की पहाड़ी सीकर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। गंगा माता के मंदिर की बात करें तो ये भी बना हुआ है सीकर के अंदर। लेकिन यहां पर हम नारायणी माता के मंदिर की बात करें तो ये कहां पर बना हुआ है, अलवर में बना हुआ है। कल ही हम बात कर रहे थे, ये नाइयों की कुल देवी है, नाइयों की कुल देवी, नाइयों की कुल देवी ये मानी जाती है और मीणा जाति का इनका पुजारी होता है। तो बिल्कुल आप सभी ने इसका आंसर दे दिया है, 4 नंबर आंसर आप सभी का आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो शानदार आपकी तैयारी है और शानदार प्रश्नोत्तरी यहां पर चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, फतेहपुर से संबंधित सत्य कथन नहीं है। देखो अभी आप बार बार कह रहे थे धनपतियों का शहर, धनपतियों का शहर, तो यहां पर अभी आपके फतेहपुर से संबंधित है, ऑप्शन में आ चुका है। तो यहां पर हम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं कि इसे धनपतियों का शहर कहा जाता है, बिल्कुल सेठों के नगर की हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट यहां पर भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है, बिल्कुल भेड़ प्रजनन व अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। यदि यहां पर हम केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो कहां पर पड़ेगा, वो अविका नगर मालपुरा टोंक में पड़ेगा। लेकिन यहां पर कहीं केंद्रीय और राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यहां पर सिर्फ भेड़ प्रजनन और अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है। तो ये बिल्कुल यहां पर फतेहपुर में है। यहां पर
सप्त गौ माता का मंदिर स्थित है। तो यहां पर अभी हम बात कर रहे थे कि सप्त गौ माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, वो रेवासा सीकर के अंदर पड़ता है। और यहां पर सरस्वती भंडार पुस्तकालय स्थित है, जहां पर प्राचीन पांडुलिपियां जो है वो उनको संरक्षण दिया गया है। तो यहां पर ये पुस्तकालय है जहां पर प्राचीन जो दुर्लभ ग्रंथ हैं, दुर्लभ पांडुलिपियां हैं, उनको यहां पर संरक्षण दिया गया है। तो यहां पर ये जो 3 नंबर आंसर है सप्त गौ माता का मंदिर, वो बिल्कुल आप सभी ने 3 नंबर सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है, कहीं कहीं 4 भी आ रहा है। तो 4 जो है वो सही नहीं है, 3 सही है, बिल्कुल सही बात है। तो आप सभी ने 3 नंबर आंसर दे दिया है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सप्त गौ माता मंदिर की। अब हम आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर का किला भी स्थित है यहां पर, फतेह सिंह जी ने बसाया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस झील जलाशय का संबंध सीकर जिले से नहीं है? कावोद, कोछोर, रेवासा और पीतमपुरी। तो यहां पर यदि हम इस कावोद झील की बात करें तो ये कहां पड़ेगी? जैसलमेर के अंदर पड़ेगी। तो देखें कितने जने 1 नंबर आंसर दे रहे हैं, देखें जी बिल्कुल 3 नंबर आंसर आ रहा है। यहां पर रेवासा तो झील है ही ना, कोछोर, रेवासा, पीतमपुरी, ये तो जिले हैं, ये सीकर जिले की प्रसिद्ध है बिल्कुल। अब जो 3 नंबर यहां पर आंसर दे रहे तो गलत है बिल्कुल। सरस्वती संग्रहालय भी है, बिल्कुल सही बात है, स्वरूप सिंह जी चौहान कह रहे हैं। तो बिल्कुल यहां पर है, फतेहपुर के अंदर है जी बिल्कुल। अब देखो कावोद आंसर आ रहा है, कितना शानदार। हाँ ये बात अब हुई ना बात, 1 नंबर जो आंसर आ रहा है तो वो जो है यहाँ पर कावोद जो है वो कहां पर हो जाएगी? वो जैसलमेर में हो जाएगी। कावोद, पोखरण वहां की प्रमुख जिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सीकर जिले के किस स्थान से मुगल कालीन ऐतिहासिक महत्व के सिक्के प्राप्त हुए हैं? अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि गुरारा से जो 2744 सिक्के प्राप्त हुए हैं, इनका संबंध मुगल काल से नहीं है। और यहां पर यदि हम बराल क्षेत्र की बात करें, गणेश्वर की बात करें, रामगढ़ की बात करें, तो ये जो बराल क्षेत्र है सीकर जिले का, यहां से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो कौन से हैं? वो मुगल कालीन सिक्के हैं, मुगल बादशाह के सिक्के हैं। तो यहां पर पता चलता है कि यहां से मुगल बादशाह का कोई ना कोई संबंध रहा होगा। हम सभी जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी जो है वो मुगल बादशाहों की कई समय तक राजधानी रह चुकी है। तो यहीं पर जो एक स्थान स्थित है जिसका नाम है बराल, यहां पर जो है वो कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं? मुगल कालीन ऐतिहासिक महत्व के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मतलब सिक्के प्राप्त हुए हैं, मुगल काल के प्राप्त हुए हैं और उनका ऐतिहासिक महत्व है। चूंकि हम जानते हैं कि इतिहास के जो स्रोत हैं उनमें सिक्के भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो यहां पर सिक्के जो है उनसे भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। गुरारा से हमें पंचमार्क सिक्के प्राप्त हो रहे हैं और बराल से हमें मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, गांधी जी के 5 पुत्र कौन कहलाते हैं? यहां पर गांधी जी के 5 पुत्र कहलाते हैं तो अर्जुन लाल जी सेठी ने तो कह दिया था कि यदि मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो इस भारत माता को आजाद कौन करवाएगा, अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। तो यहां पर मामला नहीं जमा। हीरालाल शास्त्री जी ये भी सही नहीं है। केसरी सिंह बारट, लेकिन जमना लाल जी बजाज जो है इनका संबंध किससे है? सीकर से है। जमना लाल बजाज जो है वो सीकर के रहने वाले थे और गांधी जी जो है उनके ये 5वें पुत्र माने जाते हैं। स्वयं को जमना लाल बजाज की यदि बात करें तो ये स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। भाई इन्होंने अपने आप को गुलाम नंबर 1 क्यों नहीं कहा? इन्होंने अपने आप को गुलाम नंबर 4 क्यों कहा? इसके पीछे कारण, इन्होंने कहा मेरा देश गुलाम है, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं वो गुलाम है, वहां का राजा गुलाम है, उसके बाद मैं भी गुलाम हूं। तो मेरा नंबर किस नंबर पे आ गया? मेरा नंबर 4थे नंबर पे आ गया। मतलब मैं 4थे नंबर का गुलाम हूं, मेरे से पहले 3 पहले से गुलाम है। तो यहां पर यदि हम बात करें, स्वयं को ये 4थे नंबर का गुलाम कहते थे। गांधी जी के ये 5वें पुत्र कहलाते थे। गांधी जी के 4 पुत्र स्वयं के सगे 4 पुत्र थे, लेकिन इनको 5वां क्यों कहा गया? ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी के जो सबसे ज्यादा जो आर्थिक सहायता करने वाले व्यक्ति थे वो थे सेठ जमना लाल बजाज।
ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी चेक बुक जो है वो गांधी जी के पास रहा करती थी। जब भी गांधी जी को कोई जरूरत पड़ती थी तुरंत से चेक काटा और एक तरीके से उनका भुगतान कर दिया करते थे। ये बहुत सेठ धनी व्यक्ति थे, बहुत पैसा था इनके पास में, और गांधी जी के सबसे करीबी सहयोगी माने जाते थे। राजस्थान के प्रमुख नेताओं में ये गिने जाते थे, स्वतंत्रता सेनानियों में ये गिने जाते थे। तो गांधी जी के 5वें पुत्र इनको कहा जाता है। तो यहां पर हमने जमनालाल बजाज की बात की। एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है जमनालाल बजाज का संबंध किस जिले से है या इनका जन्म किस जिले में हुआ। तो इनका जन्म या ये रहने वाले जो थे वो सीकर के थे, गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते थे और ये स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, सीकर जिले का इमलोह क्षेत्र किस लोक देवता या महापुरुष से संबंधित है। अब देखो यहां पर इमलोह क्षेत्र की बात की जा रही है। तो तेजा जी की यदि हम बात करें तो तेजा जी का जन्म कहां हुआ था, खड़नाल नागौर के अंदर हुआ। डूंग जी जवार की अभी हम बात करें तो ये डूंग जी और जवार जी तो ये कहां के हैं, बठोट पाटोदा के हैं। इसके बाद में पनराज जी की यदि हम बात करें तो पनराजसर जैसलमेर के अंदर पड़ता है। पनराजसर जैसलमेर, मुझे भी ये क्षेत्र एक बार देखने का मौका मिला है ना। ये अपने नेड़ाई और खिया के पास में पड़ता है। नेड़ाई खिया मंदा जो है जैसलमेर में, वहां के निकट पड़ता है पनराज जी का स्थान, जिसे पनराजसर कहा जाता है। तो बाबा जुझार जी जो है वो इससे संबंधित हो जाएंगे। बाबा जुझार जी जो है एक प्रसिद्ध संत थे, महापुरुष थे, जो इस क्षेत्र में उनकी बहुत ज्यादा मान्यता थी इमलोह क्षेत्र में, और इमलोह क्षेत्र से इनका संबंध है बाबा जुझार जी से। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं, सेठों का कस्बा नगर नाम से प्रसिद्ध सीकर जिले का कौन सा क्षेत्र है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि धनवानों की यदि हम बात करेंगे, धनपतियों की यदि बात करेंगे तो वो क्षेत्र कौन सा आएगा, फतेहपुर आएगा। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है सेठों का कस्बा, तो सेठों का कस्बा कौन सा हो जाएगा, रामगढ़ हो जाएगा। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे रामगढ़ के जो सेठ थे उनको डूंग जी जवार जी क्या करते थे, लूटते थे, और वो जो पैसा होता था वो गरीबों में बांटते थे। उनका मानना था कि ये सेठ लोग जो है ये गरीबों का खून चूसते रहते हैं, इस वजह से बेचारे गरीब परेशान हैं, तो पुनः उनका धन लूट के किस में बांट देते थे, गरीबों में बांट देते थे। इस वजह से गरीबों में उनकी एक लोक देवता की मान्यता हो गई। तो एक तरीके से बहुत उपकार के काम किए उन्होंने। तो रामगढ़ जो है वो सेठों का क्या कहा जाता है, कस्बा कहा जाता है। यदि हम यहां पर धनपतियों की बात करें, धनपतियों का नगर, तो ये कौन सा हो जाएगा, फतेहपुर हो जाएगा। तो यहां पर क्लियर है, दोनों अलग अलग है ना। कस्बा यहां पर सेठों की बात हो रही, वहां धनपतियों की बात हो रही, दोनों में अंतर है। तो यहां पर ये बात हमने कि रामगढ़ से इनका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर बात करें, किस नृत्य के समय लश्कारिया, बिंद, रसाला गीत गाए जाते हैं, क्या बात है। तो यहां पर इस बार तो कोरोना काल में शादी ब्याह पूरी तरीके से निपट गए, इस वजह से इस तरीके के जो ये गाने हैं ना, लोंगदा लश्कारा, तो यहां पर जो लश्कारा गाने जो है, लश्कारिया, बींद, रसाला जो गीत है वो किसके समय गाए जाते हैं। तो गौरी तो एक नाट्य की तरह मंचित किया जाता है, इसमें इस तरीके का कोई रोल ही नहीं। युद्ध नृत्य में भी इनको गाने की जरूरत नहीं। गुड़ला में तो गुड़ेल खा का ही गीत गाया जाता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य की यदि हम बात करें, जो पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, तो यहां पर हम बात करें पैटर्न बनाने की कला, पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध। तो यहां पर यदि हम बात करें कच्ची घोड़ी नृत्य की, तो ये राजस्थान में नहीं, राजस्थान के जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर भी इसका मंचन होता है। लेकिन राजस्थान में यदि हम शेखावटी क्षेत्र की बात करें, उसमें सीकर की बात करें, तो यहां पर कच्ची घोड़ी नृत्य जो है वो एक तरीके से बहुत ही प्रसिद्ध है। कच्ची घोड़ी क्या होती है, काठ की घोड़ी होती है, लकड़ी की घोड़ी होती है, उसके ऊपर उसको वस्त्र पहना के साज सजा करके एक व्यक्ति जो है उसको पहन लेता है, बीच में उसके जगह होती है जिसमें आदमी आराम से उसको पहन सकता है, और उसके बाद में वो नृत्य करता है। और गीत कौन से गाए जाते हैं, लश्कारिया, बीन और रसाला गीत कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में
प्रसिद्ध है। तो पैटर्न बनाने की जो कला है वो किससे संबंधित है, वो इससे संबंधित है। तो यहां पर ये पैटर्न बनाने की जो कला है इसको भी आप याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है पैटर्न बनाने की कला का संबंध किस लोकगीत से, किस नृत्य से है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीकर जिले के पाटोदा क्षेत्र का प्रसिद्ध वस्त्र है। देखो कितना मस्त है, आजकल एक गाना चल रहा है, 52 गज का दामन पहन के मटक के चालूंगी। तो ये दामन क्या है एक तरीके से, तो ये भी एक प्रकार का वस्त्र है। आप सभी जानते हो दामन क्या है, साफा के बारे में भी आप जानते हो, लुगड़ा के बारे में भी जानते हो, धोती के बारे में भी जानते हो, लेकिन पाटोदा का लुगड़ा जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और लुगड़ा क्या होता है, लुगड़ा एक प्रकार की ओढ़नी होती है, चुंदड़ी अलग होती है ना, चुंदड़ी जयपुर से मंगवाई, तो चुंदड़ी तो है जयपुर की प्रसिद्ध है। और यहां पर यदि हम बात करें पाटोदा की, तो पाटोदा का क्या प्रसिद्ध है, लुगड़ा यहां पर प्रसिद्ध है। देखो बिल्कुल क्या कितने मजे आ रहे हैं ना, हाँ आनंद आनंद के साथ में पढ़ रहे हो। 52 गज का दामन, लुगड़ा, बिल्कुल सी आंसर आ रहा है, लुगड़ा आंसर सही है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं, प्रसिद्ध वादक सुरतान खा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अब देखो एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न क्या आता है कि सुरतान खा इस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अब बताओ ये किस जिले के रहने वाले हैं या इनका संबंध किस जिले से है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि सीकर जिला पढ़ रहे हैं, अभी मैं ये प्रश्न पूछता था आप सीकर 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 करते, इस वजह से मैंने आपको ये दिया सारंगी, अलगोजा, ढोलक और खड़ताल। अब देखे बताओ, देखें आंसर दीजिए आप, देखें बिल्कुल है ना, आंसर दीजिए आप, देखें कि यहां पर जो है ये आंसर सही किसका हो जाएगा, अलगोजा, सारंगी, ढोलक या खड़ताल। सारंगी वादक है ना, सारंगी जो है वो यहां पर सही हो जाएगा, बिल्कुल सारंगी आंसर दे रहे हैं कि सारंगी से जो संबंध है वो किसका है, सुरतान खा का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं, 25 अप्रैल 1934 को कटराथल के अंदर एक सम्मेलन बुलाया गया जो महिला सम्मेलन था, इसका नेतृत्व किसने किया। तो यहां पर यदि हम बात करें किशोरी देवी की, तो किशोरी देवी जो है वो सरदार हरलाल सिंह, सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। पति से रहती थी तनी तनी, खत्म करती थी उसकी मनी मनी, उसको कहते हैं पत्नी। तो सरदार हरलाल सिंह की ये पत्नी थी और इन्होंने ये जो कटरातल है यहां पर 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व किया, जाट महिलाओं का नेतृत्व किया। तो यहाँ के जो स्थानीय ठिकानेदार थे उनके द्वारा जो महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे थे उसके विरोध में जो है ये यहाँ पर क्या है, एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, किशोरी देवी ने किया। और यहाँ पर जो मुख्य वक्ता थी वो उत्तमा देवी थी, बिल्कुल यहाँ पर। तो ये जो है वो किशोरी देवी का संबंध किससे, एग्जाम से प्रश्न सीधा इस तरीके से पूछा जाता है कि किशोरी देवी का संबंध किस जगह से है, या ये जो कटराथल में जो ये घटना हुई है, मतलब ये जो सम्मेलन हुआ है बहुत ही प्रसिद्ध सम्मेलन रहा है। राम नारायण चौधरी की यदि हम बात करें तो वो भी सीकर के रहने वाले हैं, वो भी इसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम यहाँ पर महिला सम्मेलन का होता है। और ये कहां पर होता है, कटराथल के अंदर होता है। कटराथल कहां है, सीकर में है। किशोरी देवी यहां पर जाट महिलाओं का नेतृत्व करती है और महिलाओं की संख्या कितनी है, 10,000। ये किन की पत्नी है, हरलाल सिंह की पत्नी है। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं, दाता रामगढ़ सीकर का वह प्रसिद्ध नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब यहां पर यदि हम कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करें, यहां पर यदि हम गिंदड़ की बात करें तो ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। लेकिन पर्टिकुलर जो है वो एक क्षेत्र पूछा जा रहा है। चौधरी तेजल का दीवाना कह रहे हैं कि गुरुजी पाँव लागू, बिल्कुल है ना, मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है। बढ़िया शानदार आप तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मजे के साथ में दम लगा के पढ़ाई कीजिए। और एक बार आप इस क्लास को दबा के शेयर कीजिए, 500 प्लस आज लाइव होने चाहिए। कितनी मजे के साथ क्लास चल रही है, देखो आप बताओ, मजे के साथ क्लास चल रही कि नहीं चल रही। आज बिल्कुल जल्दबाजी से नहीं चल रही है, आज आपकी A to Z की क्लास नहीं है, इस वजह से मैं आराम से ले रहा हूं आज की क्लास, है ना। बहुत ही मजे के साथ हम इस क्लास को ले रहे हैं। एक बार आप सभी इसको शेयर कीजिए।
अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए, फेसबुक पर भी आपको इस क्लास को शेयर करना है ना। संकल्प आपका अपना परिवार है, हमारा सभी का अपना परिवार है और हमें इसके लिए काम करना है। और परिवार के लिए यदि हम काम करेंगे तो एक तरीके से बहुत ही मजेदार काम हो जाएगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न है यहाँ पर। हाँ, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर। तो दाता रामगढ़ की यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो सीकर जिले का क्षेत्र है, यहाँ पर पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो जिंदाद नृत्य है। जिंदाद नृत्य, गैर नृत्य जो है वो तो पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा क्षेत्रों का प्रसिद्ध है। घूमर जो है वो लगभग पूरे राजस्थान का है। चंग जो है वो भी इसी तरीके से शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सीकर जिले में संचालित वह योजना जिसका संबंध जल को फ्लोराइड मुक्त करना है। अब ये जो नाम लग रहे हैं, नाम से तो देख के यही लग रहा है कि इन सभी का संबंध किससे है? इन सभी का संबंध पानी से है, लेकिन यहां पर पर्टिकुलर पूछा जा रहा है। बिल्कुल जिंदाद नृत्य, आप सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल शानदार आंसर आ रहा है। यहां पर अब नेक्स्ट प्रश्न की हम बात कर रहे हैं कि सीकर जिले में जो संचालित, अब यहां पर एग्जाम में सीधा पूछा जाता है जीवन धारा योजना का संबंध किससे है। तो आजकल हम जानते हैं कि जो शुद्ध आरओ का जो पानी है, प्योरीफाइड जो पानी है, उससे संबंधित जीवन धारा योजना आजकल चल रही है। 10 रुपए में आपको 20 लीटर पानी दिया जाएगा और घर के बाहर आपके टेम्पो आएगा, आप आराम से वहां से पानी भर सकते हो। लेकिन यहां पर बात की जा रही है कि जल को फ्लोराइड मुक्त करना है। फ्लोराइड मुक्तिकरण से बात की जा रही है तो जीवन धारा का संबंध भी जल से है, बिल्कुल शुद्ध पानी से है। जल अमृत योजना का भी इसी से संबंध है, सुजलाम योजना का भी है। लेकिन ये अमरेला योजना जो है ये पर्टिकुलर कहां संचालित की जा रही है? सीकर में। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है, अमरेला योजना का संबंध किस जिले से है, या फ्लोराइड युक्त पानी को शुद्ध जल में बदलने की जो योजना है जिसका संबंध सीकर जिले से है, बताओ उसका नाम क्या है? तो यहां पर यदि हम बात करें अमरेला योजना जो है उसका संबंध इससे हो जाएगा। अमरेला का मतलब छाता योजना नहीं है, बोले अमरेला योजना मतलब सबको एक एक छतरी बांटी जाएगी। कहां की छतरी बांटी जाएगी है? बताओ छतरियां कहां की प्रसिद्ध है? कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। राजस्थान में छतरियों की फैक्ट्री कहां पर है? छतरियां कहां की प्रसिद्ध है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसलमेर से दोग लागू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना प्यार प्रेम आप इस क्लास को देते हो। संकल्प परिवार के प्रति जो आपकी श्रद्धा है बहुत ही अच्छी है। जी बिल्कुल, 4 रुपए में 20 लीटर, तो हो सकता है कई जगह अलग अलग दिया जाता है। मैंने तो चित्तौड़ में खरीदा था इसलिए मेरे को वहां का पता है। अभी तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? अमरेला योजना की बात कर रहे हैं। बिल्कुल देखो फालना आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर अमरेला योजना का मतलब ये नहीं बारिश के टाइम पे सबको एक एक छतरी बांटी जा रही। छतरी यहाँ पर बांटने की नहीं बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि जो अमरेला योजना है उससे फ्लोराइड युक्त जो पानी है उसको क्या किया जाए? शुद्ध किया जाए, है ना। कातली भी कोई आंसर दे रहा है, कोई फालना, है ना। कातली नहीं आंसर है, फालना सही आंसर है। फालना कहां पर पड़ता है? पाली में पड़ता है, जहां के क्या प्रसिद्ध है? वहां पर एक तो फालना की छतरियां प्रसिद्ध है और एक वहां पर फालना के रेडियो प्रसिद्ध है, जो आजकल तो विलुप्त हो गए, है ना। सोशल मीडिया है और आजकल मोबाइल का ज्यादा प्रयोग करने लगे। लेकिन जब मैं छोटा था, हमारे समय की बात बताऊं, फालना का रेडियो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसकी आवाज बहुत ज्यादा होती थी तो मैं रेडियो बहुत सुनता था, है ना। खेत में जब भी काम करते थे तो उसको चला के रख देते थे, बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम उसमें हुआ करते थे। तो आजकल स्मार्टफोन की वजह से कम हो गया है, उनका उत्पादन लगभग न के बराबर हो गया। लेकिन फालना के जो रेडियो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं और फालना की जो छतरियां हैं वो भी प्रसिद्ध है। तो यहां पर ध्यान रखना, अमरेला योजना आते ही है मत सोच लेना कि सरकार जो है वो सबको फ्री में क्या बांट रही है? छतरियां बांट रही है, तो वहां पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सीकर जिले में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है तो कांतली, गग्गर, बाणगंगा और कांकनी। तो कांकनी जो है हम जानते हैं जैसलमेर से संबंधित है, जैसलमेर से, है ना। जिसे काकनई भी कहा जाता है, जिसे मसूरदी भी कहा जाता है और राज्य में अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? काकनी। अब बाणगंगा की यदि हम बात करें तो जयपुर जिले में निकलती है, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, रामगढ़ बांध इस पर बना हुआ है। और यदि हम बात करें कानोता के अंदर बना बांध, जिससे मछली का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, उसमें इसका पानी जाता है। घग्गर की यदि हम बात करें तो हिमाचल से ये नदी आती है, राजस्थान के अंदर ये हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील से प्रवेश करती है और सूरतगढ़ गंगानगर तक जाती है। जब कभी बाढ़ आ जाती है तो पाकिस्तान में भी चली जाती है। और कातली की यदि हम बात करें तो इसकी टोटल जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर मानी गई है, 100 किमी मानी है।
तो यहां पर यदि हम बात करें, देखो नदियों की जो लंबाई है वो एक एवरेज लंबाई है, एक अनुमानित लंबाई है, क्योंकि यहां पर हम अंतः प्रवाह की नदी की बात कर रहे हैं। पुरातत्व काल की यदि हम बात करें तो उस समय ये 12मासी नदी थी, यहाँ पर पानी भरा रहता था, मछली पकड़ा करते थे लोग यहाँ पर। तो कातली जो है वो अंतः प्रवाह की राजस्थान के अंदर ही अगर उसकी बात करें तो राजस्थान में ही उसका क्या होता है, पूर्ण बहाव की दृष्टि से बात करें तो अंतः प्रवाह की ये सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। बाकी तो कौन सी बड़ी नदी है अंतः प्रवाह की, वो घग्गर होगी, लेकिन पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान से ही उद्गम होता है, राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है, चूरू की सीमा पर जाके समाप्त हो जाती है, चूरू में ये नहीं जाती। इस वजह से चूरू और बीकानेर राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जिनमें नदियां प्रवाहित नहीं होते। बिल्कुल देखो, गणेश्वर सभ्यता कातली नदी के किनारे विकसित हुई, बिल्कुल सही बात है। आशीष पुरी जी अर्थुणा से प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम भाई प्रणाम, बहुत अच्छी बात है। अर्थुणा बांसवाड़ा से प्रणाम है, बिल्कुल आप सभी को प्रणाम, राम राम। प्रिंस कुमावत जी कह रहे हैं चित्तौड़ से प्रणाम, राम राम, बिल्कुल भाई राम राम, चित्तौड़ से प्रणाम, सभी को राम राम। गणेश्वर सभ्यता वाली नदी, बिल्कुल सभी बात सही कह रहे हैं, गणेश्वर सभ्यता जो है वो इसी के किनारे विकसित हुई। तो यहां पर बात करें गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता इसी के किनारे, इसी के किनारे विकसित हुई, विकसित हुई। तो यहां पर हम गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो कहां पर है, सीकर जिले में, इसी के किनारे विकसित हुई और इसकी 100 किलोमीटर की लगभग लंबाई मानी जाती है। और पूर्ण बहाव की दृष्टि से यदि हम बात करें, जैसे राजस्थान में 2 तरीके के प्रश्न काफी विवादित और प्रचलित हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लंबी नदी कौन सी है। तो बड़ी तो 2 तरीके से हो सकती है, लंबाई के हिसाब से भी होती है और अफवाह की दृष्टि से भी हो सकती है, जो बहने का उसका एरिया है, दायरा है, उसके हिसाब से हो सकती है। और यहां पर यदि हम बनास की बात करते हैं कि जो पूर्ण बहाव की दृष्टि से उद्गम भी राजस्थान से होता है और जहां तक अंत होता है वो भी राजस्थान से होता है, तो यदि पूर्ण बहाव की दृष्टि से बड़ी माने तो वो बनास हो जाएगी। ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम यहां पर अंतः प्रवाह में लागू कर रहे हैं कि यदि पूर्ण बहाव की दृष्टि से अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी मानेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, कातली हो जाएगी। और बाकी सीधा प्रश्न आया राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो घग्गर हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो यहां पर हम कातली की बात कर रहे हैं। यहां पर 100 किलोमीटर लंबी नदी है, अंतः प्रवाह की पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। गणेश्वर सभ्यता जो है वो इसके किनारे हुई। अब इसकी उद्गम की यहां पर हम बात करते हैं कि उद्गम कहां से होता है। उद्गम, तो उद्गम कहां से होता है, खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से ये नदी निकलती है और उसके बाद में चूरू की सीमा पे जाके समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सीकर के संस्थापक माने जाते हैं। अब यहां पर सीकर के संस्थापक की बात हो रही है। राव प्रताप सिंह जी की बात करें तो इन्होंने 1775 के अंदर अलवर को जाटों से छीनकर क्या किया, वहां पर अपने राज्य की स्थापना की। राव शिव सिंह की यदि हम बात करें तो 1687 के अंदर वीरभान का बांस, जो इसका प्राचीन नाम है सीकर का, वहां पर क्या किया इन्होंने, सीकर की स्थापना की। इसका मतलब सीकर का जो नाम है वो प्रचलन में वहां से आया। इसके बाद राव तुलाराम जी की यदि हम बात करें तो राव तुलाराम जी जो है वो स्वतंत्रता सेनानी है एक तरीके से। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले इन्होंने बीड़ा उठाया था और उसके बाद में जब सेना का पुनर्गठन किया था तो वहां पर अंग्रेजों ने जो है वो इनकी रेजिमेंट, जो इनके नाम से यादव रेजिमेंट थी, वो भंग कर दी। राव तुलाराम जी के बारे में बहुत सारा जो इतिहास में हमें देखने को मिलता है। राव सेका जी की हम बात करें तो राव सेका जो है वो शेखावटी बसाने वाले हैं। शेखावत जो है वो इन्हीं के वंशज कहलाते हैं। राव सेका जो है वो मूल रूप से कछवा राजवंश से संबंध रखते हैं। तो यहां पर यदि हम बात करें शिव सिंह जी की तो यहां पर शिव सिंह जो है वो सीकर के क्या है, संस्थापक है। और कहां पर स्थापना करते हैं, वीरभान का बांस, वीरभान का बांस या वास कह सकते हैं। तो ये जो है वो सीकर का क्या है, प्राचीन नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सीकर का प्राचीन नाम क्या, देखो ये प्रश्न भी आ गया, सीकर का प्राचीन नाम
क्या है? मेंदवास, कल्याणपुरा, वीरभान का बास या शेखावटी का हृदय स्थल। तो जो शेखावटी का हृदय स्थल है वो तो आधुनिक भौगोलिक उपनाम है। देखो प्राचीन नाम में और आधुनिक भौगोलिक उपनाम में अंतर है। आधुनिक भौगोलिक उपनाम जो है वो उस जिले की विशेषता के कारण दिए जाते हैं, और जो प्राचीन नाम है वो तो उसका सदा सनातन की तरह से जो चला आ रहा है नाम, वो उसका नाम क्या हो जाता है? प्राचीन नाम हो जाता है। तो यहां पर हमने बात की वीरभान का बांस जो नाम है वो इसका प्राचीन नाम है सीकर का, और इसी के क्षेत्र पर 1687 में हम बात कर रहे थे अभी, शिव सिंह ने क्या किया? सीकर की स्थापना की। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का संबंध सीकर के किस स्थान से है? तो यहां पर यदि हम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात करें तो प्रतिभा पाटिल जो है वो तत्कालीन हम यदि बात करें तो अंग्रेजों के समय में गुलाम भारत में इनका 1934 में जन्म हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था, और राजस्थान के अंदर लोसल की यदि बात करें तो यहां पर क्या था? इनका ससुराल था, ससुराल था इनका यहां पर। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की यदि बात करें तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति कब से कब तक रही? तो राष्ट्रपति का इनका जो कार्यकाल है वो है 2007 से लेकर 2012 तक। इनसे पहले यदि हम बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो थे वो राष्ट्रपति थे। इनके बाद में जो राष्ट्रपति बनते हैं वो प्रणब मुखर्जी बनते हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो ये जो है महिला राष्ट्रपति है। दूसरी बात, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। देखो कितना शानदार प्रश्न है। अब इनका ससुराल जो है वो कहां पे था? लोसल में था। इस वजह से ये जो दो लाइनें हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति और दूसरा है राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, जो है वो यहां पर सबसे शानदार प्रश्न है। एग्जाम की दृष्टि से दोनों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की यदि बात करें तो प्रतिभा पाटिल इनका मूल नाम है, और देवी सिंह जी जो है वो इनके पति का नाम है। तो सीकर में लोसल जो है वो यहां पर इनका ससुराल था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सीकर जिले का आकार किसके समान है? तिलक के समान की यदि हम बात करें तो ये राजसमंद का है, राजसमंद का है। बत्तख की बात करें तो बत्तख के आकार का क्या है? भरतपुर है, भरतपुर क्या सॉरी करौली है। और प्याले के आकार की बात करें तो प्याला या अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार ये जो आकार है वो किसका आकार हो जाएगा? ये आकार हो जाएगा सीकर का। और घोड़े की नाल के समान जो है वो चित्तौड़गढ़ का आकार माना जाता है। नेक्स्ट बात करें, कौन सा प्रसिद्ध महल सीकर जिले में है? देखो शानदार प्रश्न है। बादल महल की बात करें, बादल महल राजस्थान में 2-3 जगह हैं। मुबारक महल राजस्थान में 2 जगह हैं। पद्मिनी महल जो है वो राजस्थान में 1 जगह है। पद्मिनी महल चित्तौड़ में है, मुबारक महल टोंक में है, जयपुर में है। टोंक का मुबारक महल ऊंटों की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जयपुर का मुबारक महल मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। बादल महल की यदि बात करें, बादल महल जयपुर में भी है, बादल महल कुंभलगढ़ दुर्ग में भी है। लेकिन रेशमा महल की यदि हम बात करें तो रेशमा महल कहां पर है? वो सीकर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां सीकर जिले में स्थित नहीं है? देखो हर्ष की पहाड़ियां बिल्कुल है। अभी हम हर्ष भैरवनाथ की बात कर रहे थे कि वहां पर उनका मंदिर है। मालखेत की पहाड़ियां, इनको स्थानीय नाम से जाना जाता है। खंडेला की पहाड़ियां सीकर में है बिल्कुल। लेकिन ये रायसीना की जो पहाड़ियां हैं ये कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, दिल्ली का राष्ट्रपति भवन इसी पर बना हुआ है। दिल्ली का राष्ट्रपति भवन इसी पर बना हुआ है। राजस्थान पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि दिल्ली का राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? तो जो अरावली है उसको कई नामों से जाना जाता है। वहां पर यदि हम बात करें, दिल्ली में उसको रायसीना के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में अड़ावल अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ पर बादल महल डूंगरपुर में भी है, बिल्कुल सही बात है। बादल महल डूंगरपुर का भी प्रसिद्ध है, बादल महल जयपुर में का भी प्रसिद्ध है, बादल महल कुंभलगढ़ का भी प्रसिद्ध है, जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जी बिल्कुल, है ना।
तो बहुत ही शानदार आपके आंसर है, रायसीना की पहाड़ियां यहाँ पर अलग हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, सीकर जिले के निवासी वह व्यक्ति जिनका संबंध ब्लू पोर्ट्री से है। अब देखो, सौरभ सिंह शेखावत, मैंने आपको बताया था सौरभ सिंह शेखावत का संबंध किससे है? पहले राजस्थानी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ाई की, सेना में ये व्यक्ति हैं। सौभाग्यमल की यदि बात करें है ना, ये सौभाग्यमल है, सौभाग्यमल है, बिल्कुल सही है। सौभाग्यमल को क्या कहा जाता है? नीड़ का चितेरा, चितेरा मतलब चित्रकार। और कृपाल सिंह जी शेखावत जो है उनको किससे संबंध माना जाता है? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री को जो अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई, इंटरनेशनल लेवल पे जो उसको फेमस किया, वो करने वाले व्यक्ति थे कृपाल सिंह जी शेखावत। और निवासी कहाँ के हैं? ये सीकर जिले के रहने वाले हैं। राम नारायण चौधरी भी यहीं से है, जिनका संबंध किससे है? बेगू किसान आंदोलन से है। और हरिजन सेवा संघ में इनका बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीकर जिले का वह क्षेत्र जो हैंड ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो हैंड ग्लाइडिंग के लिए सीकर क्षेत्र जो है उसमें हर्ष जो है वो फेमस है। रामगढ़ के सेठ प्रसिद्ध है, लक्ष्मणगढ़ का किला, लोसल, अभी हम बात ही कर रहे थे प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल की। तो नेक्स्ट प्रश्न बात करें, जीण माता का जो मेला है वो वर्ष में कितनी बार बढ़ता है? देखो ये प्रश्न आ गया, 2 बार बढ़ता है, चैत्र व आश्विन नवरात्र में। चैत्र व आश्विन नवरात्र में बढ़ता है, आपको सबको पता ही है। अब नवरात्र आने ही वाले हैं, तो यहां पर जीण माता के मेले की भी बात हमने की। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का पहला हाईटेक जिला माना जाता है। बिल्कुल सीकर माना जाता है, बहुत ही एडवांस जिला है ये, इस वजह से इसे हाईटेक जिला माना जाता है। और आज का लास्ट प्रश्न है, खान ज्यादा खेती करे तेली चढ़े तुरंग, नवाब तेरे राज में 2 ही बात दुरंग। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, प्रश्न आया हुआ है कि खान ज्यादा खेती करेगा तो तेली चढ़ेगा तुरंग, और नवाब तेरे राज में 2 ही बात तुरंग। तो यहां पर जो 2 बात दुरंग हो रही है वो फतेहपुर के नवाब के बारे में कहा जा रहा है। तो राजस्थान में नवाबों की नगरी की यदि हम बात करें तो टोंक माना जाएगा। फतेहपुर जो है, फतेहपुर क्षेत्र भी कायम खानी मुसलमानों के लिए जाना जाता है, जो कन्वर्टेड हिंदू है ना, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो गोगाजी के वंशज हैं, वो ही बाद में चल के औरंगजेब के समय जो है उनका धर्म परिवर्तन हो गया और वो कायम खानी मुसलमान कहलाए। तो यहाँ पर जो इनका राजा था वो नवाब कहलाता था, फतेहपुर का नवाब। और उनके संबंध में एक लोकोक्ति कह सकते हैं, हम एक उक्ति कह सकते हैं, वो क्या है? खान ज्यादा खेती करे तेली चढ़े तुरंग, नवाब तेरे राज में 2 ही बात दुरंग। तो एक ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ भी है ये, बिल्कुल। तो कैसी रही क्लास देखे है ना, एकदम शानदार तरीके से क्या करो, थम्स अप करो आप सभी, और क्लास को शेयर करना है। क्लास के बाद में भी शानदार शानदार कमेंट आपको सबको करना है मजे मजे के साथ में, और टेंशन नहीं लेनी है। राजस्थान पुलिस ऐसी कोई बात नहीं कि एक रिजल्ट फेल हो जाने से आपकी जिंदगी खत्म हो गई, नहीं होती है। जिंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाई पर आपको जाना है, यही सपना आपको हमेशा जीवन में रखना है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की सोचो, आगे के लिए सोचो, बिल्कुल सही बात है ना। बिल्कुल तेलिन महल बना हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है, तेलिन महल बना हुआ है। तो शानदार, सभी ने थम्स अप कर दिया है, क्लास को लाइक कर दिया है। अभी एक बार और आप अपने मित्रों के साथ में इस क्लास को शेयर कीजिए। तब तक मैं अनुमति लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। कल हम एक नए जिला दर्शन के साथ वापस मिलेंगे, तब तक आप अनुमति दीजिए। बिल्कुल क्लास अच्छी रही तो आप कमेंट कीजिए शानदार इस क्लास के बाद में, है ना। बिल्कुल, धन्यवाद।